Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 30th of May 2020 Saturday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Economy in deep freeze. Mid a recessionary outlook for a current fiscal year, economic growth fell to 3.1%. एंड दिस इज़ लोएस्ट सिंस 17 ईयर्स. अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2020 के लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ, दैट फेल टू 3.1%. और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 17 सालों में ही सबसे लोवेस्ट ग्रोथ है जो इंडिया ने विटनेस करी है. विथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग हिट हार्ड, और बिकॉज ऑफ द रीज़न प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम हुआ उसकी वजह से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा बहुत हिट हुआ है पिछले कोविड-19 की वजह से नहीं, पिछले इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल हमारा ईयर गया है उसमें हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी फॉल किया है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हिट हुआ है. अगर आपको याद हो तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर और एक्सपोर्ट वॉज कंटिन्यूसली एट द डेक्लाइनिंग स्टेज. तो उसकी वजह से जो हमारा लास्ट क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2020 का, उसने एक 3.1% की लोवेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड करी है. दिस पुल डाउन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ टू एन 11 ईयर्स लो ऑफ 4.2% इन 2019 एंड 20. और अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर जीडीपी की बात करें तो दैट वाज 4.2%, जो लोवेस्ट थी गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन से. गवर्नमेंट ने कितना प्रोजेक्ट किया था? गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि 5% के रेट से जीडीपी ग्रो करेगी इन फाइनेंशियल ईयर 2020. उसके अपोज 4.2% की ग्रोथ रजिस्टर्ड करी गई, जो कि पिछले 11 सालों में सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रही है. जबकि यही ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2019 में 6.1% रही थी. इट मीन्स यू कैन ईजिली सी फाइनेंशियल ईयर 2019 में 6.1%, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 4.2%, एंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर पीपल आर इवन गवर्नमेंट एजेंसीज और रेटिंग एजेंसीज आर इवन एक्सपेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट. इस साल तो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट पिछले 2 सालों से भी हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिकवरी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की स्टेज में नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूसली फॉलो आउट कर रहा था. ग्रोथ इन जनवरी मार्च क्वार्टर स्लम्प्ड अगेंस्ट द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एडवांस एस्टिमेट ऑफ 4.7%. और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें, जिसका एनएसओ ने एस्टिमेट किया था कि 4.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी क्वार्टर 4 में, वो भी उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है. मतलब जितना हमने प्रोजेक्शन किया था, सारे प्रोजेक्शन से बिलो ही ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है. और इसका सबका रीज़न एक ही पता चला है, कॉन्ट्रैक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस स्लो डाउन. और अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि हम इंडिया हमेशा करता है, तो चाइना का इस लास्ट क्वार्टर में 2020 फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्वार्टर में 6.8% की ग्रोथ रही है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2% मोर देन इंडिया. और कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2019 की ग्रोथ चाइना ने रजिस्टर्ड करी है 6.1%. इन कंट्रास्ट टू इंडिया, इंडिया ने कितनी रजिस्टर करी? 4.2%. मतलब चाइना हमसे 2% की ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में. और जो हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन है प्रणब सेन, उन्होंने बोला है कि जो इस बार की इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन जीडीपी है, उसमें 10.8% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा अगर गवर्नमेंट कोई और बड़ा स्टिमुलस पैकेज लेकर के नहीं आती है. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इनिशियल क्वार्टर 3 तक इंडिया की जीडीपी डिक्लाइन करेगी, बट क्वार्टर 4 में, लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी टू मार्च इन 2021 में कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है. तो eventually he is expecting and asking government to came up with another stimulus package. Even ICRA की रेटिंग की जो एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहा एक्सटेंशन ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन विद ग्रेडेड रिलैक्सेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सब्सटेंशियल डिले इन गेटिंग एंड फुल सप्लाई चेन ऑपरेशन कैन फर्दर डैम्पन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मे लीड टू द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियन जीडीपी. As per the principal economist of ICRA, Indian GDP can witness 25% of contraction in financial year 2021.
and even she expect a contraction of 2.1% in financial year 2021. फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में भी जो प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं ICRA के, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 2.1% का कॉन्ट्रैक्शन इंडियन GDP में देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करना शुरू करेगी। तो एज़ पर अदिति नायर हमारा जो क्वार्टर 1 है फाइनेंशियल 2021 का, उसमें 2.25% का कॉन्ट्रैक्शन, क्वार्टर 2 में 2.1% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और क्वार्टर 4 के बाद जो है वो इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा स्लाइट रिकवरी विटनेस करेगी। तो जैसा कि हमने देखा कोर सेक्टर का आउटपुट भी आप इस अप्रैल में 38% श्रिंक किया। अगर आपको कोर सेक्टर पता हो तो मैंने बताया 8 कोर सेक्टर होते हैं, आप मुझे उनके नाम बताएंगे कि कौन कौन से कोर सेक्टर हैं इंडिया में, जिसको हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करने के लिए, और ये 42% जो है वो वेट रिजर्व करते हैं पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट का। तो वो 8 कोर सेक्टर कौन से हैं और किस कोर सेक्टर का कितना वेटेज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। हालांकि मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ। फिजिकल डेफिसिट जो गया है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020 का, वो 4.6% गया है। तो इट सिंपली इंडिकेट दैट जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रहा है 2020, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा है। उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला है। फिजिकल डेफिसिट का जो क्लॉज है वो ब्रीच हुआ है, और इवन हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें भी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम कुछ और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली सारी रिसर्च और रेटिंग एजेंसीज़ ने निगेटिव ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है इंडिया के लिए। बर्नस्टाइन ने -7% की ग्रोथ, SBI रिसर्च ने -6.8 और गोल्डमैन सैक्स ने -5.0। तो अगर आप देखें जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं इन सब ने माइनस ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट करी है इंडिया की GDP के लिए। और अगर कुछ और स्टैटिस्टिक्स के देखें तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना फॉलो आउट करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखा जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहा है कि इस बार बम्पर क्रॉप हुई है, तो इस बार एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा सा बूस्ट करेगा, और वो इकोनॉमिक जो हमारा रिसेशन चल रहा है, रिसेशनरी कंडीशंस है, उनको थोड़ा सा कुशन देगा। इंडस्ट्री जो है वो -6, सर्विस 4.4 से ग्रो करेगी, इसी तरह 2.7, और क्वार्टर में अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट जो है फोर्थ क्वार्टर में वो -6.4% से कॉन्ट्रैक्ट करे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट क्वार्टर में भी हमारा जो इंडस्ट्री ईयर टू ईयर बेसिस पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सेक्टर्स अगर हम एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी सब अप्रॉक्सीमेटली अपने प्रोजेक्शन से बिलो ही हैं, और सब में फॉल आउट ही देखा जा रहा है। तो इस तरह के इकोनॉमिक प्रोडिक्शन किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। हालांकि कल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि वो एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करेंगे इकोनॉमिक रिकवरी का जो पूरे ग्लोब वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। कल एक मीटिंग हुई है जिस मीटिंग में हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के 1 साल कंप्लीट होने पर इंडिया को एड्रेस करते हुए कहा है कि दे विल डेवलप वन इकोनॉमिक रिकवरी मॉडल दैट विल सेट एज एन एग्जाम्पल फॉर होल वर्ल्ड। तो देखते हैं वो कितनी बात सच होती है, वो तो आगे की देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। लॉकडाउन 5.0 सेट टू किक इन ओवर टू स्टेट्स। जैसा कि हम सभी एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और एक्सपर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो लॉकडाउन 4.0 के बाद लॉकडाउन 5.0 पर भी जाएगी। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं इट इज़ अ ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, इट इज़ नॉट एक्चुअली लॉकडाउन। अगर हम ध्यान से देखें तो लॉकडाउन 3.0 के बाद से इंडिया में कई सारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे जो रिलैक्सेशन से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है जो लॉकडाउन 5.0 होगा इसमें स्टेट्स का इंगेजमेंट ज़्यादा होगा और स्टेट्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे रिलैक्सेशंस अलाउ कर देगी, बट इट इज़ अप टू द स्टेट कि वो अपने स्टेट में, इट इज़ अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो अपने स्टेट में कितने रिलैक्सेशन अलाउ करते हैं एज पर देयर लोकल कंडीशन। बट ऐसा कहा जा रहा है कि दिस टाइम दिस लॉकडाउन विल ईजिंग द कर्व ऑन मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ even including opening of malls while maintaining the stringent norms in the containment zone। तो
मॉल्स को भी ओपन करने पर इस बार गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो लॉकडाउन 5.0 होगा, इसमें टोटल जो बॉल है वो स्टेट के कोर्ट में जाएगी। इट इज़ अप टू द स्टेट कि वो किस तरह से अपनी स्टेट इकोनॉमी को ओपन करना चाहेंगे, किस किस एक्टिविटीज़ में रिलैक्सेशन देना चाहेंगे। और ये लॉकडाउन 5.0 1 जून से फिर से आ सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंट स्टेट्स की कि उनका क्या टेक है इस लॉकडाउन 5.0 को लेकर के, तो वेस्ट बंगाल अलाउज ऑफिसेज टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी फ्रॉम जून 8। वेस्ट बंगाल ने जून 8 से अपने जितने भी ऑफिसेज हैं उनको फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है या दे देगा। रिलीजियस प्लेसेस को भी ओपन कर दिया जाएगा जून 1 से। ऐसा वेस्ट बंगाल का डिसीजन। आप देखेंगे तो हर स्टेट का डिसीजन वेरी कर रहा है एज पर देयर लोकल कंडीशन। Karnataka will open the religious places from June 1. Puja can be offered through applications. Punjab wants to ensure 100% function capacity of industry. Maharashtra has asked for resumptions of the suburban trains in Mumbai for emergency services. Jharkhand and Odisha, Haryana favor the lockdown extension. Jharkhand, Odisha और हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं उन्होंने सेम एक्सटेंशन को ही लॉकडाउन को ही एक्सटेंड करने का प्रोविज़न रखा है। तो अलग अलग स्टेट को अलग अलग इसमें डिसीजन है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार लॉकडाउन 5.0 पर स्टेट्स के रोल को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है और उन्हें ज़्यादा फ्रीडम दी है कि वो अपने अकॉर्डिंग लॉकडाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपोज टू जीएसटी रेट हाइक ऑन नॉन एसेंशियल। जैसा कि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट का कंटिन्यूअसली रिवेन्यू फॉल कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो। तो कई सारे जो एक्सपर्ट थे, इवन जो स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जीएसटी जो टैक्स रेट्स है उसको हाइक करने के लिए कह रही थी, स्पेशली नॉन इसेंशियल आइटम्स पे। तो अभी स्टेट का जो रुख है उसको देखकर ये लग रहा है कि यूनियन Finance Ministry is unlikely to push a hike in goods and services tax on non-essential goods in order to booster the demand. डिमांड को मेंटेन रखने के लिए या डिमांड को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए फ़िलहाल के लिए जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू हाइक द जीएसटी टैक्स स्लैब्स और जीएसटी रेट्स ऑन नॉन इसेंशियल आइटम। जैसा कि स्टेट्स और बहुत एक्सपर्ट कह रहे थे कि अपने रिवेन्यू को मैचअप करने के लिए, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन फॉल कर रहा है, तो अपने रिवेन्यू को मैचअप करने के लिए जीएसटी काउंसिल को जून में जो मीटिंग होने वाली, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर लॉकडाउन, उस मीटिंग में जो नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन पर जीएसटी टैक्स रेट को बढ़ा देना चाहिए। हालांकि यूनियन मिनिस्ट्री इस बात पर तैयार नहीं है। ऐसा स्टेट्स क्यों कह रहे हैं कि जीएसटी के रेट्स बढ़ा दें? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब कॉम्पनसेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी से, जीएसटी कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जीएसटी में जब जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो सेंटर के पास आ रहा था, सेंटर जो है वो स्टेट्स को कॉम्पनसेट करती है, जो उनके टैक्स रिवेन्यूज़ होते हैं उसका उनको पैसा है, उनका पार्ट उनको देती है। तो कई टाइम से, लॉन्ग टाइम से जो स्टेट्स हैं उनको उनका कलेक्शन नहीं मिला है। क्यों कलेक्शन नहीं मिला? क्योंकि सेंटर के पास प्रॉपर जीएसटी कलेक्शन हो ही नहीं रहा है, टारगेटेड जीएसटी कलेक्शन हो ही नहीं रहा है, जिससे कि जो सेंटर है वो स्टेट को उनका पार्ट या उनका शेयर नहीं दे पा रही है। तो जिसकी वजह से स्टेट्स का भी रिवेन्यू फॉल कर रहा है। और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों के ही एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट के पास अदर मोड ऑफ भी हैं रिवेन्यू कलेक्शन के, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से कहा है कि अगर आपके पास सेस कलेक्शन नहीं हो रहा, जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा या कम हो रहा है, जो टारगेटेड है वो नहीं हो रहा, तो आप जीएसटी जो टैक्स रेट्स हैं नॉन इसेंशियल पर वो बढ़ा दीजिए। बट जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अभी इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहती। क्यों? क्योंकि जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेंगे नॉन एसेंशियल पे, डिमांड फिर से गिरेगी। क्यों गिरेगी? आपको पता है, जैसे ही टैक्स रेट बढ़ेंगे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है। आपको पता होगा डिमांड सप्लाई और प्राइस एंड डिमांड का जो इंटरप्ले चलता है मार्केट में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कह रही है अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू इंक्रीज द जीएसटी टैक्स रेट। हालांकि ये डिसीजन यूनानिमसली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती। जून में फर्स्ट मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की आफ्टर लॉकडाउन, तो जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ करके डिसाइड करेंगे कि जो सेस कलेक्शन का जो लॉस हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन का जो लॉस हो रहा है, उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, और जो स्टेट का जो बचा हुआ पार्ट है, जो रिवेन्यू, जो स्टेट का जो शेयर है जो अभी तक उनको डिसबर्स नहीं किया गया है, जो सेंटर ने कॉम्पनसेट नहीं किया है जिस लॉस के लिए स्टेट्स को,
उस लॉस को कैसे दिया जाए। हालांकि अगर हम पिछला ध्यान दें पिछले कुछ टाइम से, तो दिसंबर 2019 में भी सेंटर ने कुछ पैसा रिलीज़ किया था स्टेट्स को कॉम्पनसेशन के लिए, और अक्टूबर में भी रिलीज़ किया था। फरवरी और मई का जो इंस्टॉलमेंट था वो अक्टूबर में भी रिलीज़ किया गया था इन ऑर्डर टू कंपनसेट द स्टेट फॉर जीएसटी लॉस। जीएसटी में एक क्लॉज होता है जिसमें सेंट्रल जो होता है वो स्टेट, जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनको जीएसटी की वजह से जो रिवेन्यू लॉस हो रहा है उसके लिए 3 साल तक कॉम्पनसेट करना था सेंटर को। तो वो कॉम्पनसेशन जो अभी सेंटर ने नहीं दिया था, जो स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली सेंटर से कह रहे थे कि जो हमारा कॉम्पनसेशन है वो आप हमें दीजिए, तो ताकि हम अपने जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको मीट आउट कर सके इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। तो इसी सारे पॉइंट्स को लेकर के जून में जीएसटी काउंसिल की फिर से मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे मेजर डिसीजंस देखने को मिल सकते हैं। किस किस बात पे डिस्कशन हो सकते हैं, कैसे कंजप्शन डिमांड को बूस्ट किया जाए। और जाहिर सी बात है, अगर कंजप्शन डिमांड को बूस्ट करनी है तो सेंटर कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज द टैक्स स्लैब्स। स्टेट्स अंडर प्रेशर ड्यू टू द लॉस ऑफ रिवेन्यू रिटेनिंग जीएसटी रेट्स विल बी चैलेंजिंग। स्टेट्स ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जीएसटी रेट्स पर चलेंगे और आप इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, देन इट विल बी चैलेंजिंग फॉर द सेंटर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स, as well as it will be challenging for the state to manage in that revenue collection amount. The Labour Ministry is gathering data on job losses due to the national lockdown. जो लेबर मिनिस्ट्री है वो जितना जॉब लॉस हुआ है, जो इंक्रीमेंट जो सैलरी कट हुई है, उस पर डेटा कलेक्ट कर रही, ताकि ये पता कर सके कितना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है डिमांड भी गिरेगी। अनएम्प्लॉयमेंट का डिमांड से क्या लेना देन, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो आप टैक्स कितना में बढ़ाते रहिए, उससे भी कोई कलेक्शन होने वाला नहीं है। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं इस पर इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन होगा, और ये बिग एजेंडा रहेंगे इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस बार जीएसटी काउंसिल में बहुत मेजर डिसीजन या मेजर चेंजेस देखने को मिले। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। एट 4.6% जीडीपी लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट ब्रीच एफआरबीएम एक्ट स्केप क्लॉज। इस बार पिछली फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा रिलीज़ हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि विथ 4.6% ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस इंडिया हैज़ ब्रीच्ड इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट गिवन अंडर एफआरबीएम एक्ट। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितनी रही, 4.6% की। दो टर्म्स यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, कभी इस पर एक और वीडियो बना दूंगी। एक जल्दी से एक लाइन बताती हूँ। नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी हमेशा आपको ज़्यादा ही दिखेगी रियल जीडीपी के कंपैरिजन में। तो नॉमिनल जीडीपी 4.6% के अकॉर्डिंग पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 2020 की रही है, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो फिस्कल टारगेट था, रिवाइज एस्टीमेट जो हमारे फिस्कल टारगेट के थे, दैट इज़ 3.8% का टारगेट रखा था फिस्कल डेफिसिट का गवर्नमेंट ने, वो भी ब्रीच कर दिया। हालांकि हमारा जो नॉर्मल टारगेट रहता है एफआरबीएम एक्ट में वो 3% ऑफ जीडीपी रहता है, बट जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो होती हैं, वो हर ईयर इसको रिवाइज कर लेती हैं। पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 20 का जो टारगेट रखा गया था वो 3.8% का रखा गया था। एज पर द डेटा रिलीज्ड ये 3.8% का भी टारगेट ब्रीच आउट हो गया, और इस बार का जो अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट गया था फाइनेंशियल ईयर 20 का, वो 4 पॉइंट समथिंग पर गया है। तो इसका मतलब हमने अपने फाइनेंशियल ईयर 2020 में भी फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था उसको मैच अप नहीं कर पाई गवर्नमेंट। दिस प्रिंट मच बियॉन्ड द एस्केप क्लॉज अलाउड बाय द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट is mostly due to the lower than anticipated GDP growth and revenue collection। हमारे FRBM एक्ट में एक स्केप क्लॉज होता है, उस स्केप क्लॉज को रिवोक करके, उस स्केप क्लॉज को इन्वोक करके जो गवर्नमेंट होती है वो अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को बढ़ा सकती है या ब्रीच आउट कर सकती है। तो एज पर दिस डेटा ये जो इस बार का फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो हमारा टारगेट रहा था उससे भी कई ज़्यादा गुना नहीं कई ज़्यादा हमारा डेफिसिट, एक्चुअल डेफिसिट जो रहा है। तो इसमें कहना है कि जो स्केप क्लॉज है वो जितना अलाउ करता है उससे भी ज़्यादा हमने इस बार फिस्कल डेफिसिट इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किया है। और इसका बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न जो बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लोअर एंटीसिपेटेड जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ का एंटीसिपेशन एक्सपर्ट ने किया था, जो हमारे एजेंसीज़ ने किया था, वो कम किया था। रिवेन्यू कलेक्शन जो था वो उसका भी एंटीसिपेशन ज़्यादा कर लिया था।
ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो ब्रीच हुआ है। जीडीपी ग्रोथ भी हमने ज़्यादा प्रेडिक्ट कर ली थी, रेवेन्यू कलेक्शन भी हमने ज़्यादा प्रेडिक्ट कर लिया था। अगर हमने ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन प्रेडिक्ट कर लिया था तो जाहिर सी बात है हम एक्सपेंडिचर भी उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया था, एक्सपेंडिचर प्लान्स भी हमने अपने बजट में उसी रेवेन्यू कलेक्शन के अकॉर्डिंग बनाए थे। और जब हमारा रेवेन्यू ही कम कलेक्ट हुआ हमें, तो एक्सपेंडिचर मेट आउट करने के लिए हमें लोन तो लेना ही पड़ेगा, आरबीआई से लें चाहे हम मार्केट से गवर्नमेंट लें। ठीक है, तो उसी की वजह से इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 20 में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो ब्रीच हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। स्टूडेंट, अगर आप कोई बात ना समझें तो बहुत आप सोचे कि अगर आपने सोचा है, मैं बहुत सिंपल से बताना चाह रही हूँ आपको, अगर आपने ये सोचा है कि 20,000 की इस महीने आपकी सैलरी रहेगी, आपको 20,000 रुपये सैलरी इस पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर मंथ में मिलेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। ठीक है, 15,000 रुपये हम अपने खर्चे करेंगे, 5,000 रुपये को हम सेव करेंगे, आपने प्लान कर लिया। और जब आपके पास एक्चुअल सैलरी आई कट के, तो आपको पता चला कि आपको 15,000 ही सैलरी आपके इन हैंड आई है। मीन्स आपके पास जो सैलरी इन हैंड आई खर्च करने के लिए वो 15,000 ही थी, और आपने जो खर्चा प्लान किया था वो ऑलरेडी 15,000 प्लान किया था, 5,000 की सेविंग प्लान करी थी। तो उस 5,000 की सेविंग के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपनी सेविंग रोक दीजिए या आप उसके लिए लोन लीजिए। तो यही गवर्नमेंट के साथ भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। उन्होंने जो अपनी जीडीपी ग्रोथ थी वो ज़्यादा एंटिसिपेट करी, रिवेन्यू कलेक्शन उन्होंने सोचा टैक्स से और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनसे रिवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा आएगा, और हुआ कम। जब कम हुआ, अब चूंकि आपने एक्सपेंडिचर बजट में ऑलरेडी प्लान कर लिया था, तो यू हैव टू हैव द एक्सपेंस इट, तो उसकी वजह से जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट था वो ब्रीच हो गया। इन बजट फाइनेंस मिनिस्टर हैड ऑलरेडी यूज्ड अप 0.5% एस्केप क्लॉज टू रिवाइज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट। एस्केप क्लॉज जो होता है एफआरबीएम में, उसके अंदर अगर आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उससे आप 0.5% ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी एस्केप क्लॉज को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल ईयर 20 के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने 3.8% का टारगेट रखा था, और एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो टारगेट भी गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई। एस्केप क्लॉज को इन्वोक करने के बाद भी फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था वो ब्रीच हुआ। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 शी हैज़ प्रोजेक्टेड अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीडीपी। हालांकि जो इस बार का बजट था हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें भी फिजिकल जो डेफिसिट का टारगेट था उसको 3.5% रखा गया था, 0.5% का क्लॉज एस्केप करके। अब चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन आ गई, तो गवर्नमेंट ने ये इस टारगेट को ऑलरेडी एस्केप क्लॉज इन्वोक कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, और इस टारगेट को बढ़ा दिया, अप्रॉक्सीमेटली 5% तक कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि अब वो 5% तक अपना जो है वो फिजिकल डेफिसिट टारगेट को ब्रीच कर सकते हैं, जो कि पहले 3.5% था। इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, वो अलग बात है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट डिसाइड करती है वो उसको ब्रीच करती जा रही है। इन ऑब्सोल्यूट टर्म द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 केम इन एट 9.36 ट्रिलियन, दैट इज़ 122% ऑफ revised estimate, that is 7.767 trillion. This compared to 102% of financial year 2029. जो एक्चुअल अगर मनी के टर्म में बात करें तो 9.36 ट्रिलियन का जो फिजिकल डेफिसिट है वो देखा गया है, और जिसकी वजह से मार्च में जो सरप्लस आया है, फिजिकल सरप्लस, वो 1 ट्रिलियन का आया है। मतलब इस फाइनेंशियल के लास्ट क्वार्टर में, 20 के लास्ट क्वार्टर में, मार्च में 1 ट्रिलियन का फिजिकल सरप्लस देखा गया, मनी सर्कुलेशन या मनी में देखा गया। इतना क्यों गवर्नमेंट बॉदर्ड होती है फिजिकल सरप्लस और फिजिकल डेफिसिट के बारे में, इसको कभी हम और डिस्कस करेंगे। अभी आप इस न्यूज़ में तक समझ लीजिए कि जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था फिजिकल डेफिसिट का, वो गवर्नमेंट का ब्रीच हो गया है, इवन विद द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। These are the little statistics. If you want to go, you can go through it. Otherwise, look at into the article number 5 given on page number 6. Pradhan plans to home delivery of fuels. अब जो हमारे
ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी जो मिनिस्ट्री, ऑयल मिनिस्ट्री, वो प्लान कर रही है होम डिलीवरी करने के लिए फ्यूल का, एंड इट विल बी द यूनिक मॉडल फॉर इंडिया। आफ्टर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डीजल, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू स्टार्ट होम डिलीवरी ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी फॉर ग्रेटर कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर। अभी तक डीजल की होम डिलीवरी अलाउ थी, अब पेट्रोल और सीएनजी की भी होम डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू अनवीलिंग अ न्यू फ्यूलिंग रिटेलिंग मॉडल्स। अब एक जो हमारे रिटेलर्स हैं, फ्यूल रिटेलर्स, उनके लिए एक नए मॉडल को डेवलप कर रही है, जिसमें कि एक ही प्लेस पे जितने हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसको एक ही प्लेस पे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी सब कुछ अवेलेबल होगा एट अ कन्वीनियंट प्लेस, एट अ कन्वीनियंट रेट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, द नेशंस लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर, स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ डीजल थ्रू मोबाइल डिस्पेंसर इन 2018। जो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसने 2018 में ही डीजल जो डिस्पेंसर होता है, मोबाइल डीजल डिस्पेंसर, उससे होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी। डीजल की, पेट्रोल और सीएनजी की होम डिलीवरी स्टार्ट नहीं होती। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर आप सीएनजी, स्पेशली पेट्रोल और सीएनजी की होम डिलीवरी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आइटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं, और अगर इनकी होम डिलीवरी करनी है तो सेफ़ एंड सिक्योर मोड को अप्रूव करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को, तभी इसकी डिलीवरी करनी चाहिए। अदरवाइज इट विल बी द रिस्कियर वेंचर फॉर पब्लिक एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट बाय कॉजिंग मैनी डिजास्टर और एक्सीडेंट। हालांकि जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल करीब 56 जो सीएनजी स्टेशन हैं उनका इनाग्रेशन किया, और उसमें कहा कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड दिस फैसिलिटी टू पेट्रोल एंड एलएनजी एज वेल एज बाय वर्किंग ऑन द न्यू मॉडल ऑफ फ्यूल रिटेलिंग। तो अभी कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये मॉडल, जो हम नया मॉडल जो फ्यूलिंग के लिए, रिटेल फ्यूलिंग के लिए ला रहे हैं, जिसमें कि सब कुछ एलएनजी, सीएनजी और पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। और दूसरा, सीएनजी और पेट्रोल की होम डिलीवरी भी अश्योर करी जाएगी। अब ये आगे फ्यूचर में देखने वाली बात है कि ये कितना सक्सेसफुल हो जाता है। बेसिक गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? गवर्नमेंट का मोटिव है एफिशिएंट, अफोर्डेबल, secure and accessible energy to all. By using all these modes, efficient, affordable and secure energy will be accessible to every Indian citizens. अब देख लेते हैं कुछ other news clips. Sun Pharma to test 2 drugs on COVID patients. India's largest drug maker Sun Pharma is going to test 2 COVID drug on COVID patients so that new development can be, or new treatment can be developed. जिसके लिए सन फार्मा ने जो रेगुलेटर्स हैं, आप मुझे बताएंगे कौन रेगुलेटर है इसका? मैं आपको बता चुकी हूँ कि ड्रग का जो हमें जब कभी भी टेस्टिंग करनी होती है या ड्रग का ट्रायल करना होता है, किसी ट्रीटमेंट का ट्रायल करना होता है, तो देयर इज़ अ नोडल एजेंसी इन इंडिया। कौन सी वो एजेंसी है जो ड्रग, जिसको ड्रग रेगुलेटर भी बोलते हैं, जो एक्चुअली ड्रग टेस्टिंग को, ड्रग के ट्रायल को परमिट करती है या मेडिकल रिसर्च को परमिट करती है। तो सन फार्मास्यूटिकल अभी फिलहाल के लिए रेगुलेटर से नोट लेने जा रहे हैं, और जो 2 ड्रग को डेवलप कर रहे हैं, दैट मे प्रूव एज अ लैंडमार्क ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोविड-19। हालांकि जो भी ये ड्रग टेस्ट करने जा रहे हैं, ट्रायल करने जा रहे हैं, ये ऑलरेडी ड्रग एग्जिस्ट करे, उन्होंने कोई नया R&D नहीं किया है। ऑलरेडी जो मलेरिया या डेंगू की ड्रग्स हैं उनका ट्रायल करने जा रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलर ड्रग्स कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। तो अभी रेगुलेटर से इन्हें अप्रूवल लेना बाकी है। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़। स्टेक स्केल बर्स लिफ्ट, वोडा आइडिया स्टॉक जम्प्ड 13%। कल जो न्यूज़ आई थी वोडा आइडिया में, जो गूगल का 5% स्टेक बाइंग करने से, उस न्यूज़ की वजह से जो वोडा और आइडिया के जो स्टॉक थे वो 13% तक जंप कर गए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो न्यूज़ से, रूमर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो कल की न्यूज़ के बाद से, हालांकि वो डील फाइनल नहीं हुई है, किसी भी दोनों ही कंपनीज ने उस डील पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उस पर्टिकुलर न्यूज़ से ही जो वोडाफोन आइडिया के जो स्टॉक थे वो 13% जंप कर गए थे, जो कि हमने आपको कल ही बताया था, कंटिन्यूसली फॉलो आउट कर रहे थे स्टॉक। फाइनेंशियल ईयर 2019 से अगर आप देखें तो 60% का फॉलो आउट देखने को मिला था स्टॉक प्राइसेस ऑफ वोडा एंड आइडिया। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़। बेन इन टॉक टू अप स्टेक इन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में जो बेन इक्विटी है, प्राइवेट इक्विटी, वो अपने स्टॉक को और बढ़ाने जा रहा है और एक्सिस बैंक के और इक्विटी स्टॉक्स को खरीदने जा रहा है। अभी जो यूएस बेस्ड जो बेन प्राइवेट इक्विटी है, इसका 4.6% का स्टेक है एक्सिस बैंक में, और
अभी इन दोनों ऑफिसर्स के, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में टॉक चल रही है कि दैट प्राइवेट इक्विटी बेन यूएस बेस्ड जो कंपनी है ये एक्सिस बैंक में अपना स्टेक और ज़्यादा बढ़ाना चाह रही है। अभी हालांकि ये न्यूज़ है, इस पर अभी भी कोई प्रॉपर स्टेटमेंट या कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जब एक्सिस बैंक ने फंड रेजिंग के लिए अपने स्टेक इशू किए थे तो उस समय प्राइवेट इक्विटी बेन ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। बट अब इस बार जो है अमेरिका यूएस बेस्ड जो बेन प्राइवेट इक्विटी है वो स्टेक में अपना पोजीशन परसेंटेज बढ़ाने जा रही है। रीज़न सीधा है क्योंकि इस समय बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी लोएस्ट वैल्यूएशन की स्टेज पे हैं। जितने भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ हों, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों, वो इंडिया में इसमें अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए बार बार कोशिश करें क्योंकि इस समय लोएस्ट वैल्यूएशन में उनको वो डील जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल पड़ेगी। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़, बैंक क्रेडिट श्रिंक्स 1.2% अक्रॉस सेक्टर इन अप्रैल। जैसा कि हम कंटिन्यूअसली कई सारे दिनों में हमने इस न्यूज़ को डिस्कस किया है कि बैंक्स आर रिलेक्टेंट टू गिव लोन टू एनी वन, इवन एमएसएमईज, एनबीएफसीज, किसी को भी बैंक्स लोन नहीं देना चाहते। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग जो बैंक का जो क्रेडिट है वो 1.2% श्रिंक किया है अप्रैल में। इवन आरबीआई और गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए थे जिसमें रिवर्स रेपो पर कैप लगा थी, रेपो रेट को रिवाइज़ किया था, रिवर्स रेपो रेट को रिवाइज़ किया था, बहुत सारे जो रीफाइनेंस की विंडो क्रिएट करी थी आरबीआई ने। उन सब के बावजूद भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका क्रेडिट 1.2% से श्रिंक किया है अप्रैल के मंथ में। तो आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्टूडेंट इतना ही। अगर आज की न्यूज़ ऑफ द डे आप जानना चाहें तो न्यूज़ ऑफ द डे इज एट 4.6% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर फिजिकल डेफिसिट ब्रीच्ड एफआरबीएम एक्ट स्केप क्लॉज। इसमें आप एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। स्केप क्लॉज क्या होता है, गवर्नमेंट का पिछला जीडीपी जो बहुत कम जीडीपी रहा है जो हमारा 4.6% का, उसके क्या मेजर रीजंस रहे हैं, क्यों इतना लोएस्ट जीडीपी इंडिया ने रिकॉर्ड किया पिछले साल। All these are the references. If you like, please share and subscribe. Thank you, students.